शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में। होप आप सभी लोग फीलिंग फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड पे भी फोकस कर रहे होंगे, बिकॉज जैसे जैसे केसेस घट रहे हैं आप वैकेंसीज भी आना शुरू होंगी, एग्जाम्स की डेट भी आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही ऑनेस्ट वे में अपनी प्रैक्टिस को मैनेज कर पाएं, जिससे कि आप एक बेटर रिजल्ट, एक बेटर रिस्पॉन्स गेन कर पाएं, जो कि आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए बहुत जरूरी भी रहता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा रिस्पॉन्स आज की डेट में क्रिएट करते हैं तो कल के लिए एक ब्राइट फ्यूचर मेंटेन करता है। तो आज जैसा कि आप पीछे बोर्ड में देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स टू इंक्रीज योर शॉर्ट हैंड स्पीड। आप अपनी स्पीड को किस तरह से इंक्रीज करें। देखिए, ये कोई जादू नहीं होता है कि एक बार में बस छड़ी घुमाई और हो गया। ये आपकी ही अपनी प्रैक्टिस और कुछ टिप्स होते हैं जिनके थ्रू आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसा सोचें कि ये कोई जादू है और एक रात में हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या अभी अगर आप स्पीड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आप समझ पा रहे होंगे कितने ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैसेज करते हैं कि स्पीड बढ़ नहीं रही। तो अगर स्पीड बढ़ नहीं रही है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपके ड्रॉबैक्स कहाँ कहाँ हैं। कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैं आपके लिए शॉर्ट आउट करके लाई हूँ। हो सकता है आप अगर उन पे प्रॉपर वर्क करें तो वो आपकी स्पीड को जरूर इंक्रीज करेंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ना कि एट रैंडम कोई भी किया गया काम। क्योंकि अचानक से किया हुआ कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे चढ़ना ही पड़ता है। अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक मुझे खुद को ही चल के लेके जाना पड़ेगा, तभी मैं ऊपर पहुंचूंगी। और उसके लिए हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर। जो स्टेप भी आप स्किप करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी आप पर ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि स्पीड तो होगी बट प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा। तो आज हम उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं जिससे आपकी स्पीड भी बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो देखते हैं कि वो क्या क्या गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि ऐसी कोई गलती हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी आउटलाइन बनाएं, आप शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करते हैं, आप वाक्यांशों की प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगोग्राम्स, ग्रामर लॉग्स एंड एडवांस फ्रेजेस ये सब बनाते हैं, तो उस कंडीशन में, क्योंकि स्पीड तो दोनों ही शॉर्ट हैंड राइटर्स को चाहिए, आइदर दे आर इन इंग्लिश और दे आर इन हिंदी। या वो इंग्लिश लिखने वाले हों, इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिखने वाले हों, या वो हिंदी शॉर्ट हैंड लिखने वाले हों। गलतियां सबसे होती हैं, स्पीड सबकी एक बार को रुकती है। तो वो चीजें आप फॉलो करें जिससे कि आपकी स्पीड, आप पता कर पाए कि किस प्रॉब्लम से आपकी स्पीड बाउंड हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन होता है, जो भी आप शब्द चिन्ह या लोगोग्राम्स बनाते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसकी एक सेपरेट आउटलाइन बनाएं। अगर वो सिमिलर फॉर्मेट में आ रहे हैं, कई सारे शॉर्ट हैंड मेथड्स में एक आउटलाइन से कई कई शब्दों को बनाया जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप उनको अलग नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ने में, और एक छोटा सा शब्द भी एक बड़ी गलती को डिफाइन कर देगा। तो कोशिश कीजिए कि आप छोटी छोटी गलतियों को क्योर करें। तो जैसे कि अगर हम कोई भी शब्द चिन्ह बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया, शब्द है हमारा मौजूद और शब्द है मौजूदा। अगर मैं इस शब्द को, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में बना देती हूँ, सपोज ये मैंने यहाँ पर जा के लिए इसको मोटा कर दिया और यहाँ भी मैंने इसको इसी तरह से बना दिया, तो जब मैं रनिंग में लिखूंगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि मैं इन दोनों में अंतर कर पाऊं कि मौजूद या मौजूदा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम शब्द को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम मौजूदा में दा की व्यंजन रेखा के साथ भी उसको बना सकते हैं, जिससे कि हम इस शब्द को अलग से समझ पाएं। जैसे हिंदी में कई सारे, हिंदी और इंग्लिश में कई सारे ग्रामर लॉग भी होते हैं, छोटे छोटे लोगोग्राम्स होते हैं जो एक से होते हैं। जैसे कि ने और से लिखते हो आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन चीजों में। ठीक है, और क्या होता है, ने लाइन से ऊपर है, से लाइन पर है। इसी तरह से आप लिखते हो का और को, तो क्या होता है, का लाइन से ऊपर है, को लाइन पर है। अब अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में बनाती हूँ तो को और से में इवन सेंटेंसेस भी ऐसे आते हैं कि कई जगह सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि मैं ने ऐसे ही बनाऊं और से के लिए एक सर्कल डिफाइन करूं। ठीक है, ने और का में अंतर कर सकते हैं, लेकिन से और को में अंतर करना मुश्किल हो जाता है।
तो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, से के लिए एक सर्किल डिफाइन करते हैं जिससे कि हम उसे आसानी से पढ़ और समझ पड़े। तो एक छोटा सर्किल लाइन पर जब हम बनाएंगे तो वो से के लिए इंडिकेट हो जाता है। तो क्या हुआ कि हमने लोगोग्राम्स में या फिर हमारे शब्द चिन्हों में हल्का सा चेंज कर दिया जिससे कि वो पढ़ने में क्लियर हो गया, ठीक है, और हमें आसानी हो गई उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि वहीं एक्यूरेसी भी प्रॉब्लम कर जाती। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमें इतना एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको भी अगर किसी भी शब्द चिन्ह में या किसी भी लोगोग्राम या ग्रामेलॉग में प्रॉब्लम होती है तो आप उसका एक सब्स्टिट्यूट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्पीड में होते हैं तो ऑलरेडी पिछले रूल्स आप फॉलो कर चुके होते हैं और इतने सारे रूल्स हमने पढ़े होते हैं कि हम वहां पर अपने कुछ टैग्स, अपने कुछ सिंबल्स डिफाइन कर सके। तो वो फॉर्मेट अगर आप अप्लाई करेंगे, जिन वर्ड्स में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप वहां पर उसको दूसरे फॉर्मेट में बना दीजिए, तो आपको पढ़ने में इजी होगा, समझने में इजी होगा, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। जैसे कि अगर मैंने शब्द लिखा है आपका, जैसे हिंदी का शब्द है हमारा, आप इंग्लिश वाले अपने लोगोग्राम से समझ सकते हैं, जैसे व्याख्यान शब्द है, ठीक है, तो व्याख्यान हमने लिखा इस तरह से। अगर इसी तरह से व्याख्या वर्ड होता, ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, व्याख्या, इसको ऊपर घुमा सकते थे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, व्याख्या में वा को पूरा भी बना सकते हो, व्याख्या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर शब्द होता व्याख्यान दाता, तो क्या किया, बेस लाइन वही रखी हमने, व्याख्यान दाता, दा की व्यंजन लेकर। तो सिंपल है, एक तो एक फिक्स वर्ड बनाइए जब, और उससे रिलेटेड लिंक करते हुए वर्ड्स को डिफाइन कीजिए। जैसे कि हमने लिखा विचार, उससे बना विचार विमर्श, विचारशील, विचारधारा, कई सारे वर्ड्स हमारे बनते जाएंगे। तो विचार एक फिक्स वर्ड बनाइए और उससे रिलेट करते हुए वर्ड्स को बनाइए, तो वो आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा, आप उस शब्द को जल्दी कैच करेंगे। और अगर सिमिलर आउटलाइन हो रही हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उन आउटलाइंस को चेंज करें, या फिर कुछ ऐसे वर्ड जो रेगुलर आपकी डिक्टेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मोस्टली आप उनको पढ़ने से चूक जाते हैं, आप प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहां पर भी आप उसकी अपने अकॉर्डिंग एक आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहां पर आपको उस शब्द की एक प्रॉपर आउटलाइन प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और एकदम क्विक आउटलाइन आपको प्रोवाइड होगी। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट रूल मैं आपको बता रही हूँ, होप ये आपको समझ में आया होगा कि एक जैसी आउटलाइन के सिंबल्स आप अलाउ नहीं करेंगे, आप सेपरेट सेपरेट आउटलाइन के सिंबल्स को अलाउ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। सेकेंड रूल आपका होता है, जहां पर कि आप होता ना, हमने कहीं भी लिख लिया, अभी सिंपल है, एग्जाम में आपको प्रॉपर जो आप शॉर्ट हैंड की नोटबुक होती है ना, आपको वही मिलती है, तो हमेशा नोटबुक पर लिखने की हैबिट डालिए। तो क्या है, क्रिएट अ हैबिट टू राइट ऑन प्रॉपर वे, ठीक है। तो प्रॉपर वे क्या हो गया, हैबिट टू राइट ऑन प्रॉपर वे, कि प्रॉपर कॉपी पेंसिल से यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी उसी एटमॉस्फेयर को आपको डील करना है, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ती है या एग्जाम टाइम में स्पीड डाउन हो जाती है। तो रीजन क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फोकस ही नहीं करते हैं कि कहाँ पर किस तरह का हमें जेस्चर रखना है, क्या चीजें मेंटेन करनी है। तो जब आप इन पॉइंट्स को मेंटेन करोगे तो नॉर्मल है कि वो जो ड्रॉबैक्स रह जाते हैं उनको आप मैनेज कर पाओगे। तो प्रॉपर कॉपी एंड पेंसिल से लिखिएगा, एक एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं कहीं भी बैठ के और लिख लिया। स्टडी करने के लिए आपका एक स्टडी क्राइटेरिया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वहीं उसी फॉर्मेट में आप उसको मैनेज कीजिए, जिससे कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे आपकी शॉर्ट हैंड में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या होता है कि प्रैक्टिस जो आप करते हो, ठीक है, तो एवरी डे नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो कह रहा है प्रैक्टिस प्रॉपरली। भाई रूल्स पढ़ लिए आपने, ठीक है, रूल्स पढ़ने के बाद में आपने एडवांस फ्रेजेस, स्मार्ट आउटलाइन ये सब देख लिए, बट अगर आप उनको प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको छोटी छोटी जो आउटलाइन, जो हम एडवांस फ्रेजेस बनाते हैं कि 4-5 वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं,
तो वो चीजें आप कर ही नहीं पाएंगे। जब आप उसको नहीं कर पाएंगे तो नॉर्मल है वो इम्पैक्ट करेगा आपकी स्पीड में, तो फिर जो हमारी स्पीड बढ़नी थी वो वहीं पॉज हो जाएगी। तो स्पीड के लिए जरूरी है कि आप जो फ्रेजेस हैं, जो आउटलाइन है, उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें और एक सही ढंग से करें, फिक्स टाइम पर करें, क्योंकि ये सब चीजें मैटर करती हैं आपकी स्पीड को बढ़ाने में। कभी भी मूड हुआ शॉर्ट हैंड लिख लिया, मूड हुआ शॉर्ट हैंड नहीं लिखा, या खुद के लिए एक एक्सक्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ये एक मेथड, एक प्रॉपर मेथड नहीं है एक अच्छे स्टेनोग्राफर के लिए। तो कोशिश कीजिए कि सही टाइम पे उसी समय पे शॉर्ट हैंड लिखें जो आपका फिक्स टाइम है। कभी कभी 1-2 दिन का चलता है, बट मोस्टली फॉलो कीजिए अपना टाइम शेड्यूल, ताकि आप एक अच्छी शॉर्ट हैंड लिख पाए। अपनी कॉपी पेंसिल का प्रॉपर ध्यान रखें, जिससे कि जब आप लिखें पेंसिल शार्प होनी चाहिए, अच्छी पॉइंटेड होनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े। और पेंसिल को शार्प करने के लिए आप ब्लेड का यूज कीजिए, जो पेपर कटर आता है ना हमारा, आप उसका यूज कीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो आप पॉइंट बनाते हैं वो पेंसिल का पॉइंट, क्योंकि पेंसिल पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो आपने देखा होगा ना, जब जल्दी लिखना होता है तो उसी समय पे आपका पॉइंट टूट जाता है, और खासकर जब हम शार्पनर से पेंसिल को शार्प करते हैं उस समय पे ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, पॉइंट जल्दी टूटता है। तो एक तो स्पेयर में 1 या 2 पेंसिल रखिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आप उसको लिखें तो उस समय पे जब आप पेपर कटर से शार्प करेंगे पेंसिल को, तो वो जो पेंसिल का पॉइंट है वो 2 डिक्टेशन तक आपका ब्लंट नहीं होगा, तो वो लंबी चलती है पेंसिल और आपको रेस्पॉन्स भी अच्छा देती है। तो कोशिश कीजिए कि स्पेयर पेंसिल जरूर रखिए पास में। एग्जाम में तो मस्ट है स्पेयर पेंसिल का साथ होना, बिल्कुल। तो स्पेयर पेंसिल साथ में रखिए। दूसरी चीज है पेपर कटर यूज कीजिए, और मुझे जरूर बताइए कि जब आपने पेपर कटर से पेंसिल को शार्प किया तो उसका आपकी शॉर्ट हैंड में क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी शॉर्ट हैंड में। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि रूल्स को फॉलो कीजिए। भाई जो वर्ड आपने बनाए हैं, जो वर्ड आपने सीखे हैं, कहीं पर आपने डार्क लिखना है, कहीं पे आपने लाइट लिखना है, अगर एक ही फ्लो में बनाते चले जाएंगे तो उस समय तो लिख लिया, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? करेक्ट, प्रॉब्लम आएगी जब आप उसको पढ़ेंगे। आप अपना लिखा हुआ ही वर्ड समझ नहीं पाएंगे, कुछ का कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि समवेयर सम टाइम वर्ड सिमिलर होते हैं, वो मैच करते हैं। तो जब आप उनको समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना ही है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी आउटलाइन सही बने, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है कि जो भी ग्रामर हैं, जो भी अदर रूल्स हैं, उन्हें भी आप प्रॉपर यूज कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर वगैरह प्रॉपर नहीं बनाएंगे, जैसे कि कोई वर्ड अबव द लाइन है, कोई वर्ड ऑन द लाइन है, कोई वर्ड क्रॉस द लाइन है, जैसे हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, हमने लिखा टू तो हमने उसको बना दिया लाइन पर, और अगर हमने लिखा टू बी तो हमने उसको क्रॉस द लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि अगर लाइन के ऊपर था वही वर्ड तो उसका अलग मतलब था, लाइन काट कर आ गया तो उसका अलग मतलब हो गया। तो ये चीजें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो नॉर्मल है, जब आप पढ़ेंगे तो लाइन के ऊपर लाइन पर और लाइन को काट कर जो शब्द बनते हैं वो आप गलत ही पढ़ेंगे, आप सही एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो सही एनालाइज करने के लिए जरूरी है कि ऑन द प्लेस आप वर्ड्स को डिफाइन करें, ठीक है। जब शब्द सही डिफाइन होंगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रामेटिकल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ग्रामर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि जो स्पीकर बोल रहा है, मतलब जो भी डिक्टेटर है, जो आपको डिक्टेट कर रहे हैं, उस समय पे आप फुल फोकस रखें। डिक्टेशन को सही लेवल से लिखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वहां पर क्या वर्ड क्या डिफाइन कर रहा था, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप डिक्टेशंस को प्रॉपर लिखें, समझें और उसको एक्सप्लेन करें। कहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, कहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, और इनको समझने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना, फोकस के साथ स्टडी करना जरूरी है। तो चाहे आप ऑडियो से डिक्टेशन लिखिए, चाहे आप किसी से डिक्टेट कराइए, एनी मेथड, इन एनी मेथड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट
कि आपको प्रॉपर सुनना है और फिर लिखना है। जो भी शब्द है, अगर सपोज कोई बोल रहा है, मैं नॉर्मल बता रही हूँ, मिल रहे हैं, तो यहाँ पर साउंड देना जरूरी है, क्योंकि रहा रही रहे के लिए मैंने ला की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया। मैंने सिंपल लिखा मिल गए हैं, तो यहाँ डॉट देना जरूरी है। मिल गई है तो थर्ड प्लेस पे डॉट देना जरूरी है। ये क्या कर रहा है कि ये मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहा है मेरी एक्सप्रेशन को, कि भाई यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, या फिर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, ये चीजें भी डिफाइन करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो नो डाउट आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। कोई और प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जहां पर आपको एडवांस लर्नर के लिए जो स्पीड बढ़ाने के टिप्स हैं वो बताऊंगी। अभी ये बेसिक लर्नर के लिए बताया था। बेसिकली लिंक ये एडवांस को भी करते हैं, बट इनिशियल लेवल पे जब आप शॉर्ट हैंड लिखना शुरू कर रहे हैं तो इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप एक अच्छी ग्रिपिंग की शॉर्ट हैंड को मैनेज कर पाए। तो होप ये आपकी स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहे होंगे। तो ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, 5 ही हुए रेगुलरली, क्योंकि आपको सबसे पहले डिफाइन करना है जो भी आउटलाइन आप बनाते हो उनको, उनका प्लेस, देन आपके लोगोग्राम्स, आपके आउटलाइंस एंड प्रैक्टिस। तो बेसिकली 5 ही चीजें होती हैं जिन्हें आप देखेंगे और जिनके थ्रू आप अपनी आउटलाइंस को डिफाइन कर पाएंगे। तो सिमिलर आउटलाइंस को चेंज कीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जो भी कर रहे हैं उसको फुल अटेंशन के साथ कीजिए। थर्ड थिंग, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ थिंग, आपने जितने भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो आपको जहां भी है खुद डिफाइन कीजिए। एक बार लिख के कभी भी डिक्टेशन को रख मत दिया कीजिए, उसको पढ़ा कीजिए, 2 से 3 बार पढ़ा कीजिए और उसको डिफाइन किया कीजिए। जब आप डिफाइन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन किसी दूसरे के एग्जामिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर डिक्टेशन भी लिखते हैं और आपको सेल्फ एग्जामिन करते हैं तो आप एनालाइज करेंगे कि अपनी गलतियों से जो सीखे वही प्रॉपर स्टेनोग्राफर है। तो कोशिश कीजिए अपनी गलतियों को सुधारिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस फील्ड में आपको तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको प्रॉपर आउटलाइंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।